हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 11 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। अभी हम लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 20 एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। अब हम लोग 4.21 के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to one end of the string is whirled round in a circle of radius 1.5 मीटर। ये आपका ये तो बना नहीं। एक इंड में एक स्टोन है जिसका मास दिया हुआ है 0.25 kg और इस सर्किल का रेडियस है r इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये दो चीजें दिया हुआ है और स्पीड भी दिया हुआ है 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये एंगुलर स्पीड है, उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको यदि आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन, 25 रेडियन पर, मैंने नीचे जाएंगे, मिनट 60 सेकेंड। तो यहां से आपको मिल गया 4π/3 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका एंगुलर स्पीड हो गया। इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो सर्किल आपको जो दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन नहीं है। व्हाट इज द टेंशन, इसमें जो टेंशन है वो कितना है इन द स्ट्रिंग, ये पता करना। तो क्वेश्चन ये है कि एक पत्थर को जो है सो बांध दिया गया है एक स्ट्रिंग से और इसे घुमाया जा रहा है एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में। मास इसका दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इसका एंगुलर स्पीड दिया हुआ है। टेंशन कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होता है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, आप इसको या तो mv² कहिए या फिर m⍵² कहिए, दोनों एग्जैक्टली सेम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि v जो है सो ω/r होता है, तो इसलिए ये दोनों सेम है। ओके, तो इतना फोर्स का जरूरत होता है। इसको देता कौन है? ये फोर्स किसी न किसी को सप्लाई करना हो सकता है। ये फोर्स प्रोवाइडिंग एजेंट कौन है? कोई ना कोई होना चाहिए। फोर्स प्रोवाइडिंग एजेंट इस केस में कौन है? इस केस में है टेंशन। कभी टेंशन होगा, कभी बैंकिंग होगा, कभी फ्रिक्शन होगा। यहाँ पर टेंशन नजर आ रहा है, यही टेंशन जो है ये फोर्स आपको दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन ही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स और उसका वैल्यू कितना है m⍵²r। हम ओमेगा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें ओमेगा पता है, तो उसी के टर्म में लिख रहे हैं। वैल्यू लिखते हैं। m का वैल्यू कितना है 0.25 kg, एक पाव। ओमेगा के वैल्यू 4π/3²। r का वैल्यू 1.5 मीटर। सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर ये 1/4 है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, पाई का स्क्वायर 1.5। ठीक है, ये 6 बार में चला जाएगा और ये जो है सो 2 बार में गया, ये 8 बार में गया। ठीक है, 2 4 बार में चला गया, 2 3। तो ऊपर में 2π² है और नीचे में 3 है। सिंप्लीफाई कीजिए, 2π² और 3। π² का वैल्यू जो है सो बहुत हद तक जो है सो 10 होता है, एक्चुअली 9.8 समथिंग होता है। हम 10 ले लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। ये π² है। π² जो है सो 10 ले लेंगे तो 2 × 10 हो गया बाय 3। ये आ गया 6.67 न्यूटन। इतना टेंशन आ गया आपका स्ट्रिंग में, तो आपका जो आंसर है 6.67 न्यूटन। टेंशन पता चल गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड with which the stone can be whirled around if the string can withstand maximum tension 200 न्यूटन। क्वेश्चन ये है कि ये जो टेंशन है वो मैक्सिमम हो सकता है 200 न्यूटन, इससे ज्यादा होगा तो टूट जाएगा। यदि ये बात है तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है वो आपको बताना है।
फिलहाल वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है ये एंगुलर वेलोसिटी दिया है 4π/3 रेडियन पर सेकेंड, और अभी जो टेंशन आया है वो कितना आया 6.67 टेंशन, बहुत कम आया है ना। यह 200 टेंशन तक ये बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद टूट जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि टूटने के पहले तक वो कितना वेलोसिटी चल सकता है, मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, वो पता करना है। तो चलिए उसे पता करते हैं। यहाँ पर ये पार्ट बी है। देखिए टेंशन जो है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो होता है mv²/r। ठीक है, यदि टेंशन मैक्सिमम है तो ए वाला भी मैक्सिमम होगा, राइट। अब क्या क्या इसमें वेरी करता है, एम और आर तो फिक्स्ड है, केवल वैल्यू जो है भी का वो वेरी कर रहा है। मैक्स नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है, ये हो गया। यहां से आपको भी मैक्स मिल गया, ये टी मैक्स टाइम्स आर डिवाइडेड बाय एम और होल का स्क्वायर रूट, ये आपका मैक्स का वैल्यू है, वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी यही हो सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। टी मैक्स कितना है, उसने कहा 200 न्यूटन। आर का वैल्यू कितना है, आर शायद 1.5 मीटर था, हाँ 1.5 मीटर था। और मास इसका 0.25 केजी था, देख लेते हैं एक बार और, मास 0.25 केजी। ठीक है, अब इसको जो है सो हम ऊपर ले गए, 100 हो गया, 4 बार में चला गया, 4 टाइम्स 1.5 6 हो गया, 6 टाइम्स 2 12 हो गया, 1200। इसको लिख सकते हैं 400 टाइम्स 3, 400 का मतलब 20 स्क्वायर रूट ओवर 3, वैल्यू रख दीजिए, इसका डबल है, इतना मीटर पर सेकेंड। ये लीनियर वेलोसिटी है 34.64 मीटर पर सेकेंड। यदि आप लीनियर ना निकाल कर आप निकालना चाहते हो एंगुलर, तो एंगुलर कितना हो जाएगा v/r, तो ये 34.64 बाय आर हो जाएगा आपका कितना 1.5 मीटर है, तो ये तकरीबन तकरीबन कितना आ गया आपका 20 के करीबन आएगा, ऑलमोस्ट 20 आएगा, 20 रेडियन पर सेकेंड। इतना तक ये विथ स्टैंड कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, सह लेगा इतना, इसके बाद टूट जाएगा। 20 तक आया ना, पहले कितना था इस केस में, इस केस में देखिए ये तो लास्ट में चला गया, ये था समथिंग लाइक 4.5 कुछ ऐसे, 4.5। अभी आप 20 तक जा सकते हो, 20 के बाद में टूटेगा कुछ ऐसे। तो ये था ये क्वेश्चन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन एक्सरसाइज 4.21, प्रीवियस वाला एक्सरसाइज में क्या है कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्किल में कोई स्टोन जो है बंधा हुआ है, यहाँ पर स्ट्रिंग से स्टोन बंधा हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है। स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। ये वैल्यू जो है मैक्सिमम कितना आया था देख लेते हैं, ये था 34.64 मीटर पर सेकेंड, 34.64 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो बोल रहा है कि ये वेलोसिटी जो है ये इससे भी ज़्यादा है, वेलोसिटी को कर दिया है इससे भी ज़्यादा, क्या होगा स्ट्रिंग जो है सो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ब्रेक कर गया, टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा है एंड द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। ओके, मान लीजिए यहीं पर स्ट्रिंग टूट गया, ये जो स्ट्रिंग है ये टूट गया यहाँ से, तो टूट गया तो क्या हो जाएगा टूटने के बाद में, टूटने के पहले इसका स्पीड किधर था, इधर। अब ये टूट गया, स्ट्रिंग टूट गया, मतलब अब फोर्स लगाने वाला एजेंट गायब हो गया, फोर्स जो है सो जीरो हो गया, फोर्स अब नहीं है, फोर्स नहीं है तो मतलब एक्सलेशन जीरो है, एक्सलेशन जीरो है इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट, डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट, वो फिक्स्ड, वो चेंज नहीं करेगा, नहीं स्पीड चेंज करेगा
जो स्पीड इसका है, मान लीजिए हमने 34.64 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा दिया है, मान लीजिए ये हमने 50 मीटर पर सेकंड दे दिया है, तो ये 50 मीटर पर सेकंड से चलेगा और डायरेक्शन जो डायरेक्शन था वही चलेगा। मान लीजिए इस पोजीशन में टूटा तो ये इसी डायरेक्शन में चल देगा, सीधा सीधा इस रास्ते पर चल देगा बॉल। तो बॉल किधर चल रहा है, ये बॉल नहीं, स्टोन है, स्टोन किधर चल रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो बढ़ता चला जाएगा विथ सेम स्पीड। ढूंढिए यहाँ पर कौन सा है, द स्टोन मूव्स रेडिली आउटवर्ड, इधर जाएगा नहीं, इधर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स, फ्लाई ऑफ कर जाएगा टेंजेंशियली, हाँ ये तो फ्लाई ऑफ कर जाएगा, और तो कुछ बोल नहीं रहा, बोल रहा है कि टेंजेंशियली निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, ये सही लग रहा है। द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विद द टेंजेंट हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बोल रहा है कि स्पीड पर डिपेंड करता है, ये कोई एंगल से निकलेगा, इधर या इधर कहीं निकलेगा ऐसे, ये भी पॉसिबल नहीं, उसको टेंजेंशियली जाना है, एंगल से नहीं निकलेगा। और चाहे इसका वेलोसिटी कुछ भी हो, वो टेंजेंशियली ही जाएगा, थोड़ा रहे या ज़्यादा रहे। यदि ये टूटा है, फोर्स खत्म, फोर्स खत्म, तो एक्सलेशन जीरो, यही है न्यूटन। अब यहाँ पर जो है सो हम लॉ ऑफ इनर्शिया लगा देंगे, मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फोर्स नहीं है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो कि इनर्शिया का लॉ है, वही है इनर्शिया का लॉ, जो जैसा इसका सिचुएशन है उसी सिचुएशन से चलेगा। रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, चलेगा तो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलता रहेगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई ए हॉर्स कैन नॉट पुल ए कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। एक घोड़ा गाड़ी को, अब मान लीजिए ये आपका घोड़ा गाड़ी है और यहाँ पर ये आपका घोड़ा है, ठीक है, ये आपका घोड़ा है, मान लीजिए घोड़ा है और ये आपका घोड़ा गाड़ी है, व्हील लगा दिया दो ठो। ये कहाँ पर है, ये स्पेस में है, स्पेस में है, इसके पास चक्का रखने के लिए जो है ये चार उसका पैर है, ये अपना पैर रखने के लिए कहीं नहीं है, लेकिन मान लीजिए स्पेस में ले गए, तो स्पेस में ले गए और ये भी मान लेते हैं कि घोड़ा जिंदा है, ये मरा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में अब घोड़ा क्या कर रहा है, इसको खींचना चाह रहा है, खींचना चाह रहा है, तो गाड़ी चल नहीं रही है स्पेस में, रुका हुआ है, शुरू में जो है सो रुका हुआ है। अब रुका हुआ है, इसके बाद में उसको खींचना चाहता है तो गाड़ी चल नहीं रही, क्यों? यही पूछ रहा है कि हॉर्स कैन नॉट पुल ए कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस, क्यों? क्योंकि मान लीजिए घोड़ा जो है अपना बल लगाया, गाड़ी को खींचा, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ बनाते हैं, ये रहा आपका गाड़ी, ठीक है, और ये है घोड़ा यहाँ पर, ये घोड़ा है आपका, ठीक है, ये पूंछ है उसका, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। तो इसने क्या किया, जो भी यहाँ पर चीजें लगा हुआ है, गाड़ी को खींच लिया अपनी तरफ, कुछ फोर्स लगाया, मान लीजिए एफ लगाया, ठीक है। तो जब इसने इस पर एफ लगाया तो ये क्या छोड़ देगा गाड़ी घोड़ा पर फोर्स लगाने से, नहीं, कोई भी लगा देगा एफ, और ये दोनों ही एफ और एफ प्राइम जो है सेम है, ये जो दोनों ही फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, यदि हम इसको सिस्टम माने, ये जो है इसको हम एक सिस्टम माने, चलना किसे है, घोड़ा गाड़ी को, दोनों को साथ में चलना है, ठीक है। और चलने के लिए अभी जब रुका हुआ है तो उसका स्टेटस चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। यहाँ पर जो फोर्स लगा वो कितना लगा है, एफ इधर लगा है और एफ इधर लगा, ये दोनों सेम है, नेट फोर्स जीरो आ गया। ये तो इंटरनल फोर्सेस है ना, ये इंटरनल फोर्सेस है, और इंटरनल फोर्सेस जो है सो पेयर में होते हैं, वो हमेशा उसको सम करने पर जीरो मिलता है, एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो मिलता है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर जीरो है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। गाड़ी, ये घोड़ा गाड़ी जमीन पर कैसे चलता है, ये जमीन पर जो है घोड़ा गाड़ी वो कैसे चलता है, ये जो घोड़ा गाड़ी है वो जमीन पर कैसे चलता है, जमीन पर ऐसे चलता है कि ये अपना पैर से चलता है, पैर से जो है सो इधर फोर्स लगाता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में,
तो इसका दो कंपोनेंट आता है, एक ए आता है, एक ए आता है। इतना ही फोर्स जो है, ऐसा करते हैं जैसे हम लोग चलते हैं, घोड़ा भी वैसे ही चलता है। यही फोर्स जो है, ये इसने धरती पर पुश किया, ठीक है, नीचे पीछे की ओर। और ये पुश जो किया तो धरती भी उतना ही मैग्नीट्यूड से ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। तो घोड़ा पर जो है सो ये फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में। इसका दो कंपोनेंट होगा, हम लोग भी ऐसे ही चलते हैं। एक ये एन होगा, एक एफ होगा, ठीक है। और इस एफ से जो है घोड़ा आगे बढ़ रही है। यहाँ पर जो व्हील है, यहाँ पर जो है फ्रिक्शन लगेगा, ये फ्रिक्शन लग रहा है, और ये फ्रिक्शन इसको रोटेट कर रहा है। फ्रिक्शन ही रोटेट करता है, यहाँ पर फ्रिक्शन अपोज नहीं कर रहा है मोशन का, क्योंकि स्लाइडिंग नहीं है, स्लेज नहीं है, ये व्हील है। और व्हील पर ये जो है सो एक टॉर्क लगा रहा है इसके अबाउट, और टॉर्क की वजह से इधर रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है तो ये चल रहा है, और ये घोड़ा जो है आगे बढ़ रहा है अपना इस फोर्स की वजह से। ये फोर्स कौन दे रहा है? ये फोर्स जो है, चाहे यहाँ पर इसके चक्का के पास देखिए या घोड़ा के टांग के पास देखिए, वो जो फोर्स है वो प्रोवाइडेड कौन कर रहा है? वो प्रोवाइड किया जा रहा है बाय फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन तो एब्सेंट है, ये स्पेस में ये फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो घोड़ा कैसे चल सकता है? इसलिए वो दौड़ नहीं सकता घोड़ा, ठीक है। यदि उसे दौड़ना ही है घोड़ा को, तो घोड़ा को चालाक बनना पड़ेगा। और वो क्या कर सकता है? बहुत कुछ, मैंने कि कुछ नहीं कर सकता। तो मान लीजिए कैसे घोड़ा सरवाइव कर रहा है वहां पता नहीं, लेकिन यदि उसके पास कुछ है चीजें फेंकने को, घोड़ा यदि कोई चीजें फेंक सकता है, मान लीजिए अपना जो शू है घोड़ा उसको फेंक दे और उसके बाद भी जिंदा बच जाए, तो शू को इधर फेंक देगा। तो शू को इधर फेंक दिया है, तो जितना मोमेंटम शू को जाएगा इधर, उतना ही मोमेंटम ये दोनों घोड़ा और घोड़ा गाड़ी को मिला के इधर ले जाएगा, क्योंकि मोमेंटम को जीरो करना है। तो वही मोमेंटम जो है सो इधर जाएगा, इसका एम भी, तो इसका हो जाएगा एम कैपिटल बी। तो उससे थोड़ा पीछे जा सकता है, पीछे कुछ थ्रो करेगा तो आगे जा सकता है। इसी थ्योरी पर तो रॉकेट चलता है स्पेस में। स्पेस में कोई वो चक्कर लगा के तो नहीं चलता है, या एरोप्लेन की तरह हवा का यूज करके तो नहीं चलता है। वहां पर जो है सो अपना फ्यूल को बाहर फेंकता है और उससे आगे बढ़ता है। तो घोड़ा को भी आगे चलना है तो ये रॉकेट वाला काम करना पड़ेगा। इसे कोई चीजें आगे बढ़ना फेंक देगा, पीछे जाएगा। अब पीछे यदि फेंक सकता है तो आगे जाएगा। हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन तो वहां है नहीं। जैसे धरती पर वो टांग अपना टक 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 करके इस पर प्रेशर इधर देता है, और ये जो है धरती उतना ही फोर्स उससे इस डायरेक्शन में लगा देती है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ जाता है। वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए घोड़ा गाड़ी वहां चल नहीं पाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन द स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। बस जब रुक जाती है सडनली, तो आप देखते हो ना, आप जो आगे वाले सीट में जाकर टकरा जाते हो। यदि सोए रहे तो आपका सर भी फूट सकता है आगे की सीट से टकरा के। आप बस में बैठे हो, ये जमीन है, ये बस है, ठीक है। ये मान लीजिए बस है आपका, ये जमीन है, इधर जा रही है, सडनली रुक गया। तो रुक गया तो क्या होगा? इसमें जो पैसेंजर है, इनर्शिया की वजह से, कौन सा इनर्शिया? अभी मोशन का इनर्शिया है, वो चलते रहना चाहता है। आगे वाला बॉडी आगे बढ़ जाता है, लेकिन पीछे वाला फ्रिक्शन की वजह से वो वहीं रुक जाता है। पैर जमीन पर सटा हुआ है, हाँ, गाड़ी जो है रुक गई। तो आपका पैर भी आगे जाना चाह रहा था, लेकिन फ्रिक्शन इधर लगा, और फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि वो पैर को आगे जाने नहीं दिया। लेकिन बॉडी जो है इसके साथ मसल से जो कनेक्टेड है, हड्डियों से, मसल से, उसको टाइम लगेगा इसको बोलने के लिए। जब ये आगे जाने लगेगा तो ब्रेन से सिग्नल जाएगा, तुम आगे कहाँ जा रहे हो, रुको, पीछे रहो। तो फोर्स लगेगा, फोर्स जो है सो उसको खींच के अपनी तरफ फिर लाएगा, लेकिन तब तक ये आगे झुक जाएगा। तो ये आगे झुक जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। पूरा बॉडी जो है सो मोशन में है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, धड़ाम से फोर्स जमीन, जो फ्रिक्शन जो है फोर्स, वो लगा देता है जमीन पर, तो पैर तो रुक जाता है। लेकिन जितना पैर से ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको रुकने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि पहले ब्रेन जो है सो सिग्नल भेजेगा कि गाड़ी रुक गई है, हम आगे कहाँ जा रहे हैं, हमारा बॉडी का ऊपर वाला पार्ट आगे जा रहा है, उसको रोको। तो मसल स्टिफ हो जाएगा, और स्टिफ हो जाएगा तो रुक जाएगा, फिर उसको पीछे खींचेगा मसल, और आप फिर पीछे आओगे। तो इस वजह से जो है सो आपका बॉडी का पार्ट, आगे का पार्ट मूव कर जाता है। मान लीजिए आप जो है जमीन पर बैठे हो बस में, ये बस है और आप उस पर जमीन पर बैठ गए हो,
सीट नहीं है, जगह खाली है, जमीन पर बैठ गए। और मान लीजिए फ्रिक्शन यहाँ पर बहुत कम है, 0 कर देते हैं, बस एकाएक रुक गई। जब बस क्या रुकेगी, जब आप चलेंगे, जब चलेगी बस तो भी आप पीछे जाओगे, तो रुकने का सवाल ही नहीं उठता है। मैंने गाड़ी यदि रुक गई तो क्या होगा, वैसे भी आप दीवार पीछे में जो है ये दीवार उसके साथ टकराए हुए रहोगे। तो यहाँ पर आप आगे की ओर झुकते हो क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन है, बॉडी का पूरा पार्ट आगे जाना चाहता है क्योंकि वो मोशन में है, तो वैसे ही कंटिन्यू रखना चाहता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट को फ्रिक्शन जो है रोक देता है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट को नहीं रोक पाता फ्रिक्शन, तो वो आगे बढ़ जाता है। फिर बॉडी जो है सो ब्रेन अपना काम करता है, और वो जो है सो से अपना मसल को स्टिफ करता है, तो उसको रोकता है। मान लीजिए इसके जगह पर हम कोई चीज रख दें, एक पुतला रख दें, एक पुतला रख दें यहाँ पर, तो पुतला का क्या है, नीचे तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर जाएगा, लेकिन इसका मसल तो स्टिफ नहीं होगा हम लोगों की तरह, तो आगे का पार्ट भी इसका जो है सो रुकेगा नहीं, वो गिर ही जाएगा, पुतला नीचे गिर जाएगा। ये जो पुतला यहाँ पर बैठा दीजिएगा, मान लीजिए आप, ये पुतला है, ये सीधे सो जाएगा, फिर ऐसे गिर जाएगा यहाँ पर। हम लोग जो है जिंदा हैं, तो हम लोगों का ब्रेन मैसेज भेजता है और उसको मसल को स्टिफ करके बचा लेता है, पुतला को नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इजियर टू पुल ए लॉन मोवर देन टू पुश इट। लॉन मोवर जो है घास काटना है, उसको पुल करना इजी है। ये मान लीजिए हमारा जो है लॉन मोवर है, इसको पुल करना इजी है देन पुश करने के लिए। तो पहले पुल वाला देखते हैं क्यों इजी है। यहाँ पुल कर रहा है, ये यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, ये हाथ इसे इसको अपना लगाए हुए है, पुल कर रहा है। ऐसे अनकंफर्टेबल होगा, तो ये हाथ इसका यहाँ पर है, ठीक है, हाथ यहाँ पर है, ये पुल कर रहा है। फोर्स किधर लगा रहे हैं, इधर। किस एंगल से लगा रहे हैं, मान लीजिए थीटा। अब देखिए शॉर्ट आंसर इसका है कि क्यों ऐसा होता है। शॉर्ट आंसर ऐसा इसलिए है कि जो पुल फोर्स है, ये जो टेंशन यहाँ पर लगा रहा है कोई भी रस्सी वगैरह में, उसका दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ऊपर जाता है, मान लीजिए वो टी कॉस थीटा है, टी साइन थीटा ऊपर जाएगा ना। ये यदि टी है तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका टी कॉस थीटा है, और वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा है। इस पर जो है और एक फोर्स लग रहा है एम जी, धरती अपनी ओर लगा रही है, और दूसरा ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है। और इस पर तो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं लगता तो ये आराम से चला जाता है, इसे खींचने की जरूरत नहीं होता, थोड़ा पुश करके छोड़ देता, अपने चलते रहता। सो फ्रिक्शन लग रहा है इस पर, इधर फ्रिक्शन है एफ, मान लीजिए। तो शॉर्ट आंसर यहाँ पर ये है कि देखिए जो आप जो टेंशन लगा रहे हो, जो आप फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स कर क्या रहा है, उसका दो कंपोनेंट है, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा। ये टी साइन थीटा ऊपर लग गया, ऊपर लगने की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जो है उसको हेल्प मिल गया, किसी के साथ आ गया, तो उसे पहले जितना फोर्स ये कर क्या रहा था एन, शुरू में यदि आप नहीं खींच रहे थे तो एन कर क्या रहा था, एन जो है सो एम को बैलेंस कर रहा था, इसका एम जी को, एन जो है सो एम जी को बैलेंस कर रहा था, राइट, अकेले बैलेंस कर रहा था। मान लीजिए एम जो है सो 10 kg है, तो 100 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है, एन जो है सो 100 न्यूटन था। अब जो है सो कुछ फोर्स आप लगा रहे हो, 100 न्यूटन नीचे अब भी लग रहा है आप, ये और ये जो है टी साइन थीटा मिलके मान लीजिए 25 न्यूटन हो गया, तो एन को लगाने का कितना जरूरत है, जस्ट 75 न्यूटन। इसको हेल्पिंग हैंड मिल गया है, तो ये जो जस्ट 75 न्यूटन लगाएगा। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि ये जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, वो होता है म्यू टाइम्स एन। तो फ्रिक्शन फोर्स अब कम हो जाएगा क्योंकि एन कम हो गया है, तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया, तो आपको खींचना आसान हो गया। यदि मान लीजिए आप इसको जो है सीधा खींचते हैं, ऐसे ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ता, अभी अभी आपको फोर्स लगाना पड़ता पूरा म्यू एम जी। यहां पर कितना लगाना पड़ रहा है, म्यू एम जी नहीं लगाना पड़ रहा है आपको, पहले तो फ्रिक्शन फोर्स ही कम हो गया है, इस म्यू एम जी से भी कम हो गया है, और उसके बाद में आप इधर जो फोर्स लगा रहे हो टी कॉस थीटा, टी तो नहीं लगा रहे हो, टी कॉस थीटा लगा रहे हो। तो यही है कि इसका वेट जो अपेरेंट जो वेट है उसको कम कर दे रहा है, कौन, आपका एक कंपोनेंट इसका अपेरेंट वेट को कम कर रहा है, जिससे ये जो फ्रिक्शन फोर्स ही कम हो जा रहा है, इसलिए खींचना आपके लिए आसान हो गया। तो ये पुल पुल जो है वो क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है अपेरेंट वेट को,
डिक्रीजेस एपेरेंट वेट, और वो जब एपेरेंट वेट को डिक्रीज करता है तो रिजल्ट में आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेज, और इसलिए खींचना आसान हो जाता है। ये है शॉर्ट आंसर। अब थोड़ा सा यदि इसको क्वांटिफाई हम करें कि रियली कब हमारे लिए किस एंगल के लिए अच्छा रहेगा, हाँ, और कैसे क्या होगा, तो इसको हम आगे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, देखिए अब यहां पर इस केस में एन और टी साइन थीटा ये दोनों मिलकर वेट को बैलेंस कर रहा है। तो एन कितना हो गया, एन हो गया एम जी माइनस टी साइन थीटा, ठीक है। और ये हो गया आपका, मान लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कंसीडर किया, सो है इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं हम कितना से खींच रहे हैं, टी कॉस थीटा से। मान लीजिए इतना फोर्स हमने लगाया कि जस्ट ये मूव कर रहा है, एक्सलेशन नहीं है, एक्सलेशन नहीं रखते हैं, ठीक है, जस्ट मूव कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से। तो टी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, टी कॉस थीटा जो है सो एफ के बराबर होना चाहिए। और एफ कितना होता है, ये होता है म्यू एन, एन का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है एम जी माइनस टी साइन थीटा, ये आया आपका टी कॉस थीटा। ये म्यू एम जी माइनस म्यू टी साइन थीटा, इसको लेफ्ट में ले गए तो टी इधर आ गया, टी आया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। तो टेंशन कितना आया, कितना फोर्स आपको लगाने की जरूरत है, वो फोर्स लगाने की जरूरत है म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये जो है सो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, और तो म्यू तो फिक्स्ड है, मास भी फिक्स्ड है, जी भी फिक्स्ड है, तो केवल थीटा चेंज करेंगे तो टेंशन हमारा चेंज होगा। अब किस थीटा के लिए मिनिमम होगा जरा वो देखिए। तो डी टी बाई डी थीटा ये 0 होना चाहिए फॉर टी टू बी मिनिमम। मिनिमम तो डी टी बाई डी थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करते हैं, म्यू जी कांस्टेंट है बाहर कर लिए। अब हमारा फंक्शन है 1 बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको पहले डिफरेंस थीटा के रेस्पेक्ट में, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसका पावर -1 हो गया, ये 0 होना है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये म्यू जी उधर जाके 0 हो गया, उसको हटा देते हैं। पहले देखिए इसका पावर -1 है, तो चेन रूल लगाएंगे, इस पूरे फंक्शन को कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ जो भी है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, चेन रूल 0। यहाँ तो लिखा ही नहीं, ये वाली चीज में लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर y है या मान लीजिए z है, d बाई डी जेड टू द पावर -1, कुछ ऐसे लिख रहा है बाय डी जेड। तो क्या करते हैं, इसमें पहले पावर लिखते हैं, फिर पावर को एक कम कर देते हैं, -1 ऑलरेडी है, एक और कम करके -2 कर दिए, तो ये माइनस साइन आ गया, और 1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, यहाँ पर जो फंक्शन दिख रहा है आपका कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा उसका स्क्वायर। और ये इधर जो है डिफ्रेंशिएट कीजिए, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कांस्टेंट रहने दीजिए, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, आ गया 0, इसको 0 होना है। ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको उधर ले जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा, इस पूरे इसको सेटिस्फाइड होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा जो है सो 0 है आपका, इसका मतलब है साइन टेन थीटा इजकल टू म्यू। तो ये यदि आपका थीटा है टेन थीटा इजकल टू म्यू, तो आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो किस एंगल पर जो है सो आपको ये टेंशन मिनिमम लगाना पड़ेगा, मिनिमम एफर्ट करना पड़ेगा। ये थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए टेन थीटा इजकल टू म्यू,
मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। और म्यू का वैल्यू जो है सो कितना होता है, म्यू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 1 से ज़्यादा ही है, तो ये एंगल जो है सो 90 से कम रहता है, 0 से ज़्यादा 90 से कम। ठीक है, आपने देख लिया, पुल करने से हमें जो है कम से कम मिनिमम एफर्ट करना पड़ता है। अब चलते हैं पुश के लिए। पुश में देखते हैं कि क्या होता है। अब पुश के लिए चल रहा है, ठीक है। ये आपका फिर है लॉन मोवर है। आप इसको पुल कर रहे हैं ना, पुल कर रहे हो तो ये देखिए फिर वही कर रहे हैं, इधर हो गया। अब इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, बाकी सारे वैसे ही जैसे किए थे। इसका वेट है नीचे लग रहा है mg, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, ठीक है। और इसको पुल कर रहे हैं तो इसका दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएंगे इसका, किधर जाएगा एक कंपोनेंट, पुल करने का मतलब है कि एक कंपोनेंट देखिए इधर आएगा इसका। यदि मैं इसको यहीं दिखाऊं तो ठीक है, दिखा देता हूं यहीं पर। एक दो ठो कंपोनेंट आपका है, एक कंपोनेंट नीचे लग रहा है और एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, ठीक है। या इसी के पैरेलल यहाँ पर दिखा, यहीं पर दिखा दिया, ऐसे ही रहने दीजिए। ये फोर्स लग रहा है इस पर नीचे, और ये फोर्स लग रहा है इधर, तो इसके बदले हम ये दोनों लिख सकते हैं। ये थीटा है हमारा, तो ए कितना हो गया, ये हो गया टी साइन थीटा वर्टिकल वाला, ये हो गया टी कॉस थीटा। और फ्रिक्शन देखिए अब क्या है कि ये इधर जाना चाहता है, राइट, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, ये फ्रिक्शन। बस इतना ही फोर्स है। शॉर्ट आंसर देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब जो आपने टेंशन इसको पुश लगाया, पुश के वजह से एक कंपोनेंट नीचे आ गया है। पहले एन जब ये रुका हुआ था ना, शॉर्ट आंसर बता रहे हैं, ये जब रुका हुआ था तो नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा था, mg को बैलेंस कर रहा था, राइट। अब नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, mg को तो कर ही रहा है, और आप जो पुश कर रहे हैं उसका एक कंपोनेंट नीचे जा रहा है, उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। ये जो पुश का एक कंपोनेंट नीचे है और mg दोनों नीचे है, ये दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब एन बढ़ गया, एन जब बढ़ गया तो म्यू भी बढ़ गया, म्यू जो है सो म्यू एन होता है, म्यू बढ़ गया। अब म्यू जब बढ़ गया तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा इसे पुश करने के लिए। तो ये शॉर्ट आंसर था। थोड़ा सा लॉन्ग आंसर देखते हैं, बस थोड़ा सा लॉन्ग आंसर देखते हैं। देखिए अभी आपको क्या इंटरेस्टिंग इसमें चीजें नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले की तरह ही करते हैं, वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं पहले। और हम यहाँ पर ये सिचुएशन लेते हैं कि ये जो है सो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, एक्सलेशन 0 है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से। तो वर्टिकल मोशन देखते हैं, एन ऊपर में लग रहा है, नीचे में mg लग रहा है, और ये वाला भी टी साइन थीटा। इक्वेशन 3 ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में इधर कितना फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, ये लग रहा है टी कॉस थीटा। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, एफ, क्योंकि नेट फोर्स 0 होना है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। और एफ का वैल्यू कितना है, म्यू एन, म्यू एन का वैल्यू यहां से लिख देते हैं एम जी प्लस टी साइन थीटा। तो यहां से आप कर सकते हो कि इसको हम टी कॉस थीटा लिखते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो ये म्यू साइन थीटा आ गया, राइट साइड में आपका म्यू एम जी आ गया। तो टी जो आया कितना आया, म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये आपका टेंशन है, इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये भी एक फंक्शन है किसका, थीटा का। तो देखते हैं किस फंक्शन के लिए ये मिनिमम होगा, फिर हम निकालते हैं यहाँ पर। फॉर टी टू बी मिनिमम, डी टी बाई डी थीटा को 0 होना पड़ेगा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो म्यू एम जी तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, ये नीचे में है। अब हम इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन का प्रोसीजर नहीं करेंगे, सीधे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये टू दी पावर -1 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 -1 बाय नीचे में पावर 1 बढ़ के हो जाएगा, बढ़ गया, और टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ करना है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन हुआ
माइनस साइन थीटा माइनस म्यू, साइन का हुआ कॉस थीटा, इतना इक्वल टू 0। ये इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो ये कितना आया इधर, इधर है माइनस, यहां पर दोनों जगह माइनस है, माइनस भी बाहर कर लिए, एक और माइनस बाहर हो गया। ऊपर में क्या बच गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और नीचे में जो है सो इसके साथ जाके 0 हो गया, यहाँ जो भी था उधर जाके 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, माइनस माइनस 1 प्लस हो गया, फाइनली आपके पास आया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, माइनस म्यू कॉस थीटा लिख सकते हो, और तब साइन बाय कॉस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, म्यू लिख सकते हो। आपका एंगल कितना आया, आप यहां से देख सकते हो एंगल, या फिर कह सकते हो कि टेन थीटा इजकल टू टेन इनवर्स माइनस म्यू, माइनस म्यू। इसका मतलब ये थीटा जो है कितना एंगल होना चाहिए, माइनस में आ गया, मतलब थीटा जो है सो 90 से कम आना चाहिए ना, थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, थीटा जो है वो हो जाएगा 0 से कम हो जाएगा ना। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, टेन थीटा इजकल टू 1, थीटा कितना 45 डिग्री, टेन थीटा इजकल टू माइनस 1, अब थीटा कितना माइनस 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 0 से कम होगा, माइनस में हो जाएगा, राइट। माइनस में एंगल को करना है, इसका मतलब हमें यहाँ पर आना है फिगर के पास और देखना है कि माइनस कैसे कर सकते हैं। इधर बढ़ रहे थे एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस था, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, हमें इधर चलना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर फिर बनाते हैं, ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, और हमें इस पर जो है सो फोर्स कैसे लगाना है, सो के लगाना है, ऐसे आप जमीन पर सो जाइए और उसके बाद में इसको फोर्स लगाइए। पुल तो कर रहे हो आप, ठीक है, पुल तो अभी पुश कर रहे हो अभी, लेकिन पुश यदि आप सो करके करोगे, ऐसा सो करके कि ये वाला एंगल जो है सो टेन थीटा, नीचे वाला एंगल, ये वाला एंगल म्यू हो जाए, तब आपको मिनिमम फोर्स लगेगा। तो देखिए, एक तो जब आप पुश कर रहे थे, पुल कर रहे थे, तब खड़ा होके कर रहे थे, खड़ा होके कर रहे थे, ये यहाँ पर छोटा है ना, तो आप खड़ा होके इसको पुल कर रहे थे, ठीक है, और खड़ा होके पुल कर रहे थे, तब ये एंगल थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू म्यू पर आपको मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर किधर गया, इधर है, यहाँ पर यदि आप पुश कर रहे हो तो सो जाइए, यानी ये ऑब्जेक्ट ये आपसे बड़ा होना चाहिए। यदि सोना नहीं चाहते हो, खड़ा ही रह के काम करना चाहते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट इसको जो है इतना बड़ा होना चाहिए कि आप खड़ा होकर भी यहाँ पर इस पर जो पुश कर रहे हो, ऐसे अब जो पुश कर रहे हो इस एंगल पर, तब इसके लिए इजी है, तब आपको जो मिनिमम फोर्स लगेगा। तो आपसे बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको पुश कीजिए, तब मिनिमम ओपन लगेगा, और नहीं तो सो के कीजिए, ऐसे सो के कीजिए यदि आपसे छोटा है तो इस तरह से देखा आपने कि आप सो करके कौन करता है ऐसे, राइट, सो करके कौन करता है। तो यदि यूजुअली ऑब्जेक्ट जो है सो आपसे छोटा ही रहेगा। जब हम पुल पुश की बात करते हैं तो अपने से बड़ा बड़ा अलमीरा को तो पुल पुश की बात नहीं करते ना, अपने से छोटा वाला ही ऑब्जेक्ट को पुल पुश की बात करते हैं, तो इसलिए हमें पुल करने में ईजी होता है। ये देखिए, यहाँ पर पुल करने में ईजी होता है, पुश करके भी आप कम से कम एफर्ट लगाना चाहते हैं तो सो के कीजिए, इसकी तरह सो जाइए यहाँ पर और तब कीजिए। लेकिन सो के कपड़ा गंदा हो जाएगा, ऐसा कौन करता है। हाँ, तो उससे बढ़िया कि खड़ा रह के इसको पुल करे, दोनों में एग्जैक्टली सेम फोर्स लग रहा था। आप यहाँ से चाहो तो निकाल के देख भी सकते हो, सेम फोर्स लगेगा दोनों में। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि दोनों सेम फोर्स लगेगा या नहीं। तो देखिए कहाँ पर हमारा पुल है, पुल ये वाला ब्लू में है, तो इस एंगल पर जो है सो हमारा कितना आ रहा था, मिनिमम। अब वो मिनिमम फोर्स जो है, मिनिमम पुल जो है सो कितना होगा, कहाँ है टी का वैल्यू, टी का वैल्यू ये है, इसी में हम कॉस थीटा को रख देंगे म्यू, टेन थीटा को म्यू रख देंगे। तो टी ये पुल है और मिनिमम कितना है, म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, राइट।
हाँ यही है। और अभी अभी आपको जो आया है वैल्यू यहाँ पर, वो कितना आया है, टेन थीटा इजकल टू म्यू। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, आप यहाँ से निकाल लीजिए। टेन थीटा, ये थीटा है, ये म्यू है, ये वन है, तो टेन थीटा इजकल टू म्यू बाई वन हो गया। ये हो गया आपका वन प्लस म्यू स्क्वायर। अब यहाँ से देख देख कर जो है हम कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे। कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा वन बाय स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा म्यू बाय स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस, इतना आया। तो ऊपर में है म्यू एम जी बाय, ये दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, वन प्लस म्यू स्क्वायर, यहाँ आया वन, यहाँ आया म्यू स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, सबसे ऊपर जो न्यूमरेटर है म्यू एम जी हो गया। इसको देखिए यहाँ जो है वही यहाँ पर है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर। ये टी पुल मिनिमम है, मिनिमम पुलिंग फोर्स जो है लगेगा वो होगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब पुश का देख लेते हैं कि मिनिमम कितना लगेगा। पुश का देखते हैं मिनिमम कितना लगेगा। तो टी पुश कितना है, कलर चेंज कर देते हैं। पुश जो है यहाँ पर म्यू एम जी कॉस थीटा बाय कॉस, इतना है म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, यही है ना, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा कितना है, माइनस म्यू, राइट। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं इसको, फिर यहां पर इसका वैल्यू लिखते चले जाइए। म्यू एम जी है ऊपर में, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आप ये रफ लगता है लेकिन फिर भी हम बनाते हैं इसको ऐसे ही, माइनस वन, ये हो गया वन प्लस म्यू स्क्वायर, ये प्लस वन है। कॉस थीटा कितना, वन बाय स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू साइन थीटा कितना, साइन थीटा हो गया माइनस म्यू बाय स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर। और इसके बाद में ये कितना आया, ऊपर में म्यू एम जी है, नीचे देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, वन प्लस म्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो आपका पुश जो आया है वो भी मिनिमम, वो हो गया म्यू एम जी बाय स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर। इसका मिनिमम करने के लिए हमें यहाँ पर जो है सो इसको यूज करना पड़ेगा, टेन थीटा इजकल टू माइनस म्यू। और यही था आपका, पुल भी इतना ही है, पुल भी इतना ही है, और दोनों का एंगल भी सेम है, एक ऊपर में एक नीचे में। तो देखिए पुल कीजिए या पुश कीजिए, सेम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप पुश कर रहे हो तो एंगल कितना होना चाहिए, टेन थीटा इजकल टू माइनस म्यू, मतलब आपको सो जाना पड़ेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर है, आप ऐसे सो कर फोर्स लगा रहे हो, आप सो कर फोर्स लगा रहे हो उसको, तब जाकर के आपको सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था कि क्यों जो है सो पुलिंग इजी है पुशिंग की अपेक्षा। और लास्ट क्वेश्चन, नहीं ये तो हो गया है, बस वही लास्ट क्वेश्चन था, एक और बचा हुआ है शायद, देखता हूँ। हाँ डी में बचा हुआ है, ए क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग ए कैच, क्यों ऐसा होता है। ये क्रिकेटर जो है अपना हाथ को पीछे को खींचता है, ये मान लीजिए क्रिकेटर है, यहाँ पर खड़ा है ग्राउंड पे, बॉल को आ रहा है इधर से, ठीक है, उसको कैच करना है इसे हाथ में। वो क्या करता है, हाथ को अपना नीचे खींच लेता है, हाथ को नीचे ले आता है इधर से। ऐसा वो क्यों करता है, इंजरी से बचने के लिए। क्यों, क्यों इंजरी से बचने के लिए आता है, देखिए मान लेते हैं एक लड़का है, नो भाई लड़का है, वो क्रिकेट नहीं खेलता कभी, उसको बॉल आया, वो चुपचाप हाथ यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया, और बॉल इधर से आया पूरे स्पीड से आके इसका हाथ में यहीं पर लग रुक गया, यहाँ पर उसका स्पीड भी है,
यहां पर उसका स्पीड 0 है। ठीक है, बॉल रुक गया, तो बॉल पर जो इम्पल्स आया, इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन बॉल कितना है? जे है। वो कितना है? वो है चेंज इन मोमेंटम, मास, फाइनल वॉल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये यू है मान लीजिए। तो मास फाइनल में तो 0 हो गया, इनिशियल यू है, माइनस एम यू। ये इसका जो है सो इम्पल्स जो इम्पार्ट किया गया है बॉल के ऊपर। ठीक है, डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन माइनस साइन का मतलब यू पॉजिटिव लिए है ना, यू को पॉजिटिव लिए हैं, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन नेगेटिव आया तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इम्पल्स बॉल पर जो लगा, बॉल पर जो इम्पल्स लग रहा है उसका डायरेक्शन उधर है, उस डायरेक्शन में। और न्यूटन का थर्ड लॉ के मुताबिक जितना इम्पल्स बॉल पर लगाया, बॉल पर किसने इम्पल्स लगाया? हाथ ने लगाया, तो हाथ पर जो इम्पल्स लगेगा वो भी एग्जैक्टली सेम होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इम्पल्स ऑन हैंड कितना? वो है एम यू। ये जे प्राइम कहे इसको एम यू। एम यू डायरेक्शन दिखा रहा है किधर? इसके तरफ, इधर लगा फोर्स, तो हाथ में फोर्स नीचे की ओर लगा। और ये इम्पल्स कितना होता है? इम्पल्स होता है फोर्स टाइम ये जो जितना देर के लिए वो फोर्स लगा है वो एम यू हो। ये फोर्स किस पर लग रहा है? हैंड पर। अब ये डेल्टा टी टाइम जो है सो हाथ वहां पर रखा हुआ है, हाथ को खड़ा रखा, बॉल आया धड़ाम से, डेल्टा टी बहुत छोटा है, हाथ को हिला डुला नहीं रहा है ना, ये नो वॉइस है, कभी खेला नहीं क्रिकेट। बॉल आया इसका हाथ में, वो हाथ वहीं रख दिया, तुरंत बॉल जो है सो रुक गया, तुरंत बॉल रुक गया, तो ये डेल्टा टी बहुत स्मॉल है। रिजल्ट एफ जो है, जो हैंड पर लग रहा है, वो कितना हो गया? एम यू बाय बहुत स्मॉल डेल्टा टी, मतलब लार्ज। लार्ज है और उसका हाथ से खून निकलने लगा, हैंड इंजर। रिजल्ट रिजल्ट है कि हाथ में चोट लग गया, खून बहने लगा, फूल गया, मोटा हो गया हाथ तुरंत, नहीं भी खून बहेगा तो हाथ मोटा हो गया। ये हो गया आपका, हाथ इंजर्ड हो गया। दूसरी ओर जो है एक ये है आपका, एक एक्सपर्ट क्रिकेटर है, इधर है एक्सपर्ट क्रिकेटर जो हमेशा क्रिकेट खेलता है, वो जानता है कि उस बॉल को कैसे कैच कैच करना है। बॉल यहाँ पर आया इसके हाथ में, बॉल आके यहाँ पर रुका, यहाँ पर इसका डी यू है, यहाँ पर इसका स्पीड 0 है। अब यहाँ पर जो है सो इसी एग्जैक्टली सेम वे में आप देख सकते हो कि जो मोमेंटम जो चेंज आया इसका, वो कितना हुआ, इसका भी केस में वही हुआ एग्जैक्टली सेम। ठीक है, ये हैंड पर जो फोर्स लगा है, लेकिन डेल्टा टी जो है यहाँ पर, अब हैंड पर जो फोर्स लगा है एम यू बाय डेल्टा टी है, इस केस में हम डेल्टा टी डी प्राइम बोलते हैं, और ये कहते हैं कि डेल्टा टी प्राइम जो है सो ज्यादा है डेल्टा टी से। इधर यहाँ इसको एक समय में तुरंत हाथ में आकर रुक गया बॉल ना, डेल्टा टी जो बहुत छोटा है, लेकिन इस केस में जब वो हाथ को ही पीछे खींच ले रहा है तो बहुत देर तक जो है सो ये डेल्टा टी बड़ा हो गया, ये ज्यादा बड़ा हो गया। और रिजल्ट, अब इसके हाथ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया? वो हो गया छोटा, इतना छोटा कि उसका इंजरी नहीं होगा। और इस वजह से रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि इसका हैंड सेफ है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं। तो इसलिए क्रिकेटर जो है बॉल को कैच करते समय अपना हाथ पीछे की ओर ले जाता है। तो ये थे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 23 के 4 क्वेश्चन जो थे, मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स में बताया, मैंने कैलकुलेशन करके भी बताया कि घोड़ा गाड़ी जो है स्पेस में क्यों नहीं खींच सकता, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, कैसे खींचेगा, इस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई लगाने वाला नहीं है। धरती पर इसलिए खींच पाता है कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन उसे वो प्रोवाइड करता है एसेंशियल फोर्स। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन अपने आप नहीं करेगा, और इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको लात मारना पड़ेगा धरती में, तब जो है सो धरती भी आपको लात मारेगा, उसी का एक कंपोनेंट फ्रिक्शन है, और आप आगे मूव कर रहे हो। वहाँ कहाँ लात मारे, कोई और तरीका नहीं है। यदि वो बहुत करेगा तो नाक से अपना जो नेटा है, गंदगी है, उसको आगे यदि कर सकता है और सब कुछ एज्यूम कर लिए कि नहीं मरेगा, उसके बाद भी वो बच जाएगा, कुछ मैकेनिज्म है वहाँ पर कि उससे निकाल के आगे कर दे, तो
10 ग्राम जो है सो आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर उसका नाक से निकल के, ये 10 ग्राम आगे जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट जो मोमेंटम है उतना मोमेंटम से पीछे चल जाएगा, तो अच्छा खासा दूर तो जा ही सकता है। यही एटमोस्ट वो कर सकता है। पैसेंजर जो है थ्रोन क्यों हो जाता है जब गाड़ी एकाएक रुकती है? हाँ, क्योंकि इनर्शिया की वजह से, यहाँ इनर्शिया ऑफ मोशन है, पूरा बॉडी मोशन में रह रहा है, वो मोशन में ही रहना चाहता है। यदि गाड़ी रुक गई तो क्या करेगा? वो भी रुकना नहीं चाहता, वो तो जाते ही रहना चाहता है। लेकिन पैर जो है रुक जाता है, फ्रिक्शन लगाया यहाँ पर, फिर पैर पर रुक गया, आगे का बॉडी चला गया, तो फिर ब्रेन ने मैसेज भेजा, बॉडी पूरा टाइट हो गया, मसल टाइट हो गया, उसको रोका कि मत जाओ आगे। वही यदि कोई पुतला होता तो पुतला गिर जाता है यहाँ पर, ये पुतला है, ये गिर गया। और यदि बातें करें कि क्यों पुल करना इजी है कॉम्पेयर टू पुश, तो ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल से दिखाया यहाँ पर। ये देखिए कि यदि आप पुल कर रहे होते हो तो कितना इजी हो जाता है आपको। शॉर्ट आंसर इसका ये है कि आप जो पुल करते हैं उसका एक कंपोनेंट हेल्प करता है एन को, एम जी को बैलेंस करने में, इसलिए एन जो है सो कम हो जाता है, उसको हैंड हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। और एन यदि कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और उसी फ्रिक्शन को तो आप क्या कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो चलाने के लिए, तो इसलिए ईजी हो जाता है। और लॉन्ग आंसर इसका यहाँ पर मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया कि मान लीजिए थीटा एंगल है तो आपको कितना ये लगाना पड़ेगा पुलिंग फोर्स, जो कि थीटा का फंक्शन है, और किस थीटा के लिए मिनिमम आएगा, वो आता है टेन थीटा इक्वल टू म्यू के लिए मिनिमम आएगा, और मिनिमम कितना होगा, ये इतना होगा मिनिमम। फिर मैंने आपको दिखाया कि यदि आप पुश करते हो तो शॉर्ट आंसर यहाँ पर ये है कि पुश करने पर एक कंपोनेंट जो है नीचे की ओर जाता है, जो एक्चुअली और एन को प्रॉब्लम में क्रिएट दे देता है कि उसे एम को तो बैलेंस करना ही था वर्टिकल डायरेक्शन में, एम के साथ साथ अब उसे टी साइन थीटा को भी बैलेंस करना है, तो एन बढ़ गया। एन जब बढ़ गया तो इसका फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जो कि होता है म्यू एन, वो भी बढ़ गया, एन बढ़ा तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया। और ये जब बढ़ गया है तो आपको दिक्कत होगा ही इसे पुश करने में, ढकेलने में, लॉन करने में अपना लॉन का सफाई करने में। और इसको जो पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पर दिखाया कि थीटा मान लेते हैं कि हमारा एंगल है थीटा, और इतना हमारा ये पुल पुश पुल पुल नहीं पुश, ये पुशिंग फोर्स है, इतना फोर्स से हमें पुश करना पड़ेगा, ये भी थीटा का फंक्शन है। किस थीटा के लिए मिनिमम होगा, तो हमने निकाला वो थीटा आता है टेन इनवर्स माइनस म्यू, ये माइनस में आ गया, मतलब थीटा जो है सो निगेटिव एंगल है, थीटा निगेटिव एंगल है। तो पिक्चर में कैसे इसको दिखाएंगे, पिक्चर में ऐसे दिखाएंगे कि ए हमारा पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो निगेटिव क्लॉकवाइज आ जाएगा। आप नीचे आ रहे हो, हॉरिजॉन्टल से नीचे से होकर फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो जाना पड़ेगा, सो करके पुल कीजिए उतना ही एंगल पर जितना एंगल पर आप पुल कर रहे थे, वो इतना ही सो करके पुश कीजिए उतना ही एंगल पर, आपको उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो बात अलग है कि आपको कपड़ा गंदा होगा, लेकिन एफर्ट उतना ही लगाना पड़ेगा। और फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पूरा घसीटते हुए खुद जाइए, क्राउल करते हुए, तो वो अलग बातें हैं। और फिर लास्ट में मैंने आपको दिखाया कि क्यों क्रिकेटर जो है सो अपने बॉल को कैच करते समय अपना हाथ पीछे क्यों और क्यों खींच लेता है, वो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि ऐसा करके वो अपने आप को इंजरी से बचाता है। और रीजन यहाँ पर ये है कि बॉल का जो है सो मोमेंटम खत्म हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब उस पर कोई ना कोई इम्पल्स इम्पार्ट हो रहा है हाथ के द्वारा। और अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उतना ही इम्पार्ट जो है सो हाथ पर भी लगेगा, मतलब उतना ही कुछ फोर्स हाथ पर लगेगा। और वो फोर्स कितना आया, एम यू बाई डेल्टा टी। यदि हाथ को खींच लेते हैं तो डेल्टा टी बढ़ गया कंपेयर टू जब नहीं खींचते हैं, और उसके बाद में ये वाला नंबर जो है तो छोटा हो जाता है, हाथ पर जो फोर्स लगा वो स्मॉल हो गया, इतना स्मॉल हो गया कि आपके हाथ को इंजरी नहीं है। जबकि जो नौसिखिया लड़का है, नौभाइस लड़का जो है क्रिकेट खेलने आया अभी, वो हाथ को वहीं खड़ा कर दिया, बॉल आया, अब बॉल तो एक क्रिकेट बॉल है, हार्ड है, उसका हाथ में वहीं पर रुक गया। ये डेल्टा टी टाइम जो है सो बहुत कम है, बहुत छोटा टाइम है, और रिजल्ट क्या हुआ, हाथ पर जो फोर्स लगा वो बहुत बड़ा फोर्स लगा, इतना फोर्स लगा कि हाथ से खून निकलने लगा, और यदि नहीं भी खून निकल रहा है तो उसमें वो मोटा हो गया, फूल के पूरा इन्फ्लैम हो गया। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। तो ये था एक्सरसाइज
चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन का। यदि आपको समझने में कुछ भी कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।